हे गाइस, दिस इज बॉय अमन थोड़ा आज हम पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12 फिजिक्स का, जिसका आज हम पार्ट 1 कर रहे होंगे। हम यार ऑलरेडी चैप्टर 1 कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने कंप्लीट एनसीईआरटी थ्योरी प्लस आपके 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आपके 1 मार्कर्स जो हैं जैसे कि एमसीक्यू, असर्शन रीजनिंग, आपकी केस स्टडीज, सबका इन डिटेल प्रैक्टिस किया है। हाँ, आप 100 में से 100 ला सकते हो अगर इस सीरीज को देखते हो। इसी प्रकार से आने हुए सारे चैप्टर हम करा रहे होंगे। बहुत फॉर्म में चल रहे हैं, सारे चैनलों पे बहुत ज़्यादा कंटेंट आ रहा है आप सभी लोगों के लिए। आप 11th 10th 12th के स्टूडेंट हैं, इसका भरपूर फायदा उठाएं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जनाब आज इस चैप्टर का पार्ट 1। और बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है इसकी। पहली चीज़ आती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें यार एनर्जी आपने शायद क्लास 11th में मैकेनिक्स जब पढ़ रहे थे उसमें आपने सुना होगा कि जब वर्क पावर एनर्जी हम देखते थे, एनर्जी वही सेम एनर्जी है, बस इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए यूज़ हो रही है। इसका यार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं 2020, 18, 14 और 10 के अंदर। इसकी डेरिवेशन भी पूछी गई है 2020 के अंदर। इनफैक्ट इस चैप्टर का आप कोई भी टॉपिक उठाओगे वो आया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करोगे वो 2018, 16, 12, 11 में आया गया है। उसी प्रकार से आप और नीचे आओगे, डरना मत, ये डाइपोल के बारे में आपका 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। आप किसी भी चीज़ को उठाओगे, हर चीज़ आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई हुई है, 2020, 19, 14, 13, 10। तो कोई भी छोड़ना नहीं है, शब्द भी नहीं छोड़ना है इस चैप्टर का, वो आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले यार एक डेफिनेशन दे रखी है, और ये डेफिनेशन देखने से पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा, जिससे कि आपको कुछ चीज़ें याद आ रही हों। अगर आपको 11th याद है तो उसमें हमने वर्क डन पढ़ा था, हमने आपका mgh जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो पढ़ा था। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है? मान लो ये पेन ज़मीन पर है, अब इस पेन को ज़मीन से उठा के इस हाथ पे अगर मैं रखता हूं तो क्या बोल सकता हूं? मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। मुझे उस पेन को उठा के इस हाथ पे रख रहा हूं तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, वर्क डन। वर्क डन क्या होता था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझ में आया? मैंने इस पेन को उठाया और अपने हथेली के ऊपर रख दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यार ओके, ये मेरा पेन था जिसके नीचे mg फोर्स लग रहा था और मैंने अपने हाथ से इसको ऊपर से पकड़ के खींचा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ F एक्सटर्नल, मैंने एक फोर्स लगाया और इसको कुछ डिस्प्लेसमेंट, कितना खींचा? h हाइट तक खींचा, तो यहाँ पर मेरा वर्क डन कितना आ गया? मैंने कहा F एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था तो mg इंटू h हो गया। भैया F एक्सटर्नल mg के बराबर कैसे? मैं एज्यूम कर रहा हूं, यहां पे आप सब लोग भी ये एज्यूम करते थे कि ये F एक्सटर्नल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू mg, कि मैं बहुत धीरे धीरे इसे खींच के लाया सच दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। डरना मत, बेसिकली मैं बोल सकता हूं कि हाँ यार मैंने कुछ कार्य करा इसको यहां पे रखने में। अब आपके टेबल के ऊपर जो भी पेन रखा हुआ है उसे आप धक्का दो, कोने से गिरा दो, तो आप क्या नोटिस करोगे? जैसे इस हथेली से मैं इस पेन को गिरा दूंगा, जितनी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, वर्क डन करके मैंने इस पेन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भर दी है। जब ये जमीन में था इसके आसपास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, क्यों? क्योंकि इसकी हाइट 0 थी। अब मैंने वर्क डन करके इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भर दी है, जैसे ही किनारे से गिराऊंगा ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अरे हाँ या ना, ये हमने 11वीं में पढ़ा था। कुछ ऐसा सा ही हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस के साथ भी जनाब हो रहा होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है यार? अगर मैं इन्फिनिटी से एक पॉइंट चार्ज Q को धीरे धीरे स्लोली एक पॉइंट A तक लाता हूं, तो इस पॉइंट चार्ज स्मॉल q को इन्फिनिटी से इस पॉइंट A तक लाने में जो मुझे वर्क डन करना पड़ा है इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि यहां पे ये पॉइंट चार्ज क्यों है, इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं अपने आप को, इस पॉइंट चार्ज क्यू को इंफिनिटी से स्लोली धीरे धीरे ए पॉइंट की तरफ लाने में जो मुझे वर्क डन करना पड़ा है, कार्य करना पड़ा है, इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो मुझे कार्य करना पड़ा है इस स्मॉल क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं डेरिवेशन के हिसाब से। क्या हमें पता है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स भी कौन सा? स्पेसिफिकली आपका यहां पे हम F एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहां पे बात करी थी। क्या मैं कह सकता हूं यहां पर हम स्लोली लेके आते हैं, इस पॉइंट चार्ज Q को बहुत धीरे धीरे लेके आ रहा हूं,
तो ये जो ऑलरेडी यहाँ पे कैपिटल Q है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये स्मॉल q अपने आप में पॉजिटिव चार्ज है। क्या मैं बोल सकता हूँ इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। थ्योरेटिकली ये इन्फिनाइट पे हैं, ठीक है, तो बहुत कम कम वैल्यू होगी। प्रैक्टिकली तो आप कहोगे यार कोई इतना दूर दूर है, फोर्स लगना ही नहीं चाहिए, पर हाँ पन्नों के ऊपर लग रहा होता है, ठीक है। तो अब क्या मैं बोल सकता हूँ कि यार इसके ऊपर F फोर्स लग रहा है, वही यहाँ पे मैंने डायग्राम फिर से बनाया, F फोर्स लग रहा है। और अगर मैं इसे लेफ्ट की तरफ खींच रहा हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं मुझे कुछ लेफ्ट में F एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने हाथ से पेन उठाते वक्त F एक्सटर्नल लगाया था। ग्रेट। और मैं इसको धीरे धीरे ला रहा हूं तो एक बार में मैं dx डिस्टेंस चल रहा हूं। अब यार यहाँ पे मैंने एक अजम्पशन माना है कि ये जो पॉइंट है ये मेरा ओरिजिन है और ये वाली जो डायरेक्शन है ये मेरी पॉजिटिव x एक्सिस है। तो अब पॉजिटिव x एक्सिस में अगर मैं छोटा सा डिस्टेंस चलता हूँ तो उसको मैं बोल सकता हूँ प्लस dx। दोबारा छोटा सा डिस्टेंस चलूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यार ओके प्लस dx। पर अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में dx चलता हूं तो क्या समझ में आ रहा है, मैं माइनस dx बोल रहा हूँ। तो अगर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं तो हर जो मेरी छोटी सी जर्नी हो रही है उसको मैं माइनस dx से रिप्रेजेंट कर रहा हूँगा। यस। अब यार इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था F, क्या मैं बोल सकता हूँ वो F मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो दिस इज नथिंग बट Q अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x क्या है, x है इस ओरिजिन से लेके किसी भी रैंडम पॉइंट पे जर्नी के दौरान, मान लो जब वो Q चार्ज यहाँ पर आ गया तो मैं बोल सकता हूँ ये x है, राइट। तो इसके ऊपर इस तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, मैं यही बोलूँगा ये दिस विल बी नथिंग बट KQ बटा आपका एक्स स्क्वायर। फिर थोड़ी देर बाद में जब वो और पास आ जाएगा तो x इतना रहेगा, तब आपके ऊपर फोर्स दोबारा KQ बटा एक्स स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे पास जाओगे फोर्स बढ़ता जाएगा। अब क्योंकि हम स्लोली जा रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ F एक्सटर्नल जो है ये लगभग मेरा बराबर है आपके F के बराबर। यस। तो जब मैं वर्क डन लिख रहा हूं क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मैं बोल सकता हूं दिस वर्क डन कैन बी रिटन एज F एक्सटर्नल डॉट माइनस ऑफ dx। अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं भैया हम dx लेके क्यों चल रहे हैं, हम एक बार में पूरा डिस्टेंस क्यों नहीं लेते, मैं इनफाइनाइट से लेके यहां तक का पूरा डिस्टेंस क्यों नहीं ले लेता। इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हर पॉइंट के ऊपर, चाहे मैं जब ये Q यहां पर पहुंच जाए या फिर जब ये Q यहां पर पहुंच जाए, जब ये Q यहां पर पहुंच जाए, इन सब पॉइंट के ऊपर जो आपका F एक्सटर्नल है उसकी वैल्यू डिफर कर रही है। क्यों डिफर कर रही है, क्योंकि आपका ये जो एक्स स्क्वायर है इसमें x बदलता जा रहा है, जैसे जैसे आप पास आते जा रहे हो आपका x छोटा होता जा रहा है। तो क्योंकि एक वेरिएबल क्वांटिटी है तो इसलिए मुझे छोटा छोटा dx लेना पड़ रहा है कि यार यहां से यहां तक जाने में छोटा सा जब मैं dx चला हूंगा तो मेरा F एक्सटर्नल कांस्टेंट रहा होगा उस पूरी जर्नी के दौरान, क्योंकि छोटा सा ये dx चलाऊं तो F एक्सटर्नल पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ा होगा क्योंकि x की वैल्यू लगभग बराबर रही है। ये समझ में आई। तो अब जब मैं इंटीग्रेट करता हूं ये माइनस साइन बाहर की तरफ चला जाता है तो मेरे पास बचा KQ बटा एक्स स्क्वायर dx। इसको सॉल्व करेंगे तो यार KQ है ये अपने आप में कांस्टेंट है, बाहर की तरफ आ गया, अंदर क्या बचा dx बटा एक्स स्क्वायर। इसको जब हमने करा तो ये -1 बटा x हमारा बचा। इसमें आप इन्फिनिटी से r तक आए, इन्फिनिटी से इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस दूर तक आए, तो मैंने लिमिट डाली तो मेरा वर्क डन हो गया KQ बटा r, ठीक है। और ये जो वर्क डन है क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम में। इस डेल्टा यू को मैं लिख सकता हूँ UF माइनस UI। अब यार ये हमारा अजम्पशन होता है कि जिस प्रकार से जमीन पे हम बोल देते हैं कि यार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है क्योंकि हाइट जीरो होती है, उसी प्रकार से इन्फिनिटी पे मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। ये हमने अजम्पशन मान रखा है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर तो UI जीरो होगा, ठीक है। ये पूरी फिजिक्स में हम मानते हैं। तो मैंने कहा ओके, UF की जगह तो बेसिकली UR हम लिख सकते हैं और UI की जगह मैं U इन्फिनिटी लिख सकता हूँ। U इन्फिनिटी अपने आप में जीरो होता है तो मैं बोल सकता हूँ वर्क डन इज इक्वल टू UR मेरा हो गया। तो UR इज इक्वल टू KQ बटा R। तो यही मुझे निकालना था कि मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, R डिस्टेंस दूर पे कैपिटल Q चार्ज से। तो ये चीज़ मुझे पता चल गई। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें यार नोट डाउन करनी है। क्या चीज़ पहली नोट डाउन करनी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है यार वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। और जब भी आपके पास कंजर्वेटिव नेचर होता है फोर्स का, अगर आपको याद आ रहा हो हमने एक चीज़ पढ़ी थी क्लास 11th के अंदर कि ज़मीन पे आपकी बॉल पड़ी हुई है और मैं इस पॉइंट तक लाना चाहता हूँ। आप चाहो तो सीधा ले आओ, आप चाहे ऐसे 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 करके ले आओ, किसी भी रास्ते से ले आओ। आप चाहे ऐसे लाओ, ऐसे लाओ, फिर ऊपर चंद्रमा पे जाओ, वहाँ पे पिकनिक बनाओ, फिर वापस नीचे आओ,
ठीक है, आप किसी भी रास्ते से चले जाओ, पहले रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, तीनों के माध्यम से आपका वर्क डन बराबर आता था। याद आ रहा है? क्योंकि आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, उसमें वर्क डन बराबर आता है। आप कोई भी पाथ ले लो, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मैं यहाँ से निकला, चाय टपरी पे बैठ गया, 5 दिन वहीं बैठा रहा, वेट करा मैंने, कोई नहीं आया, उसके बाद मैं ऊपर गया, फिर मैं इधर आ गया, फिर मैंने कहा नहीं मैं तो नीचे जाऊँगा, फिर मैं वापस ऊपर चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना घूम के आए, पर आपका वर्क डन बराबर होगा। उसी प्रकार से मैं ऊपर बोल सकता हूँ कि इन्फिनिटी से चाहे मैं सीधा आऊँ, चाहे मैं ऐसे घूम 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 के आऊँ, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो रास्ते से फर्क नहीं पड़ता, पाथ से फर्क नहीं पड़ता। देयरफॉर वर्क डन ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किस पे फर्क पड़ता है? इनिशियल पोजीशन इन्फिनिटी थी, फाइनल पोजीशन r डिस्टेंस दूर था। चीज समझ में आ गई? सेकंड पॉइंट क्या है? वी कैनॉट कैलकुलेट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। कभी भी आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी नहीं निकाल पाओगे। हम हमेशा कैन ओनली कैलकुलेट द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि मैंने कहा यार आप हमेशा वर्क डन निकालोगे, और वर्क डन क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमेशा एक यूएफ होगा, हमेशा एक यूआई होगा। तो आप जब भी निकालोगे, आप कभी भी अकेला यूएफ नहीं निकाल सकते, आपको साथ में आप निकाल रहे हो तो यूएफ माइनस यूआई, आप फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी का सब्ट्रैक्शन निकाल रहे होते हो। आप किसी भी सिंगल पॉइंट का कभी नहीं निकाल सकते। मान लो कल को वो बोलता है कि यार इन्फिनिटी की जगह सीधा बी पॉइंट से मैं ए पॉइंट की तरफ आया, तो हम यू ए माइनस यू बी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं अकेला यू ए और यू बी निकालना एब्सोल्यूट आप नहीं निकाल पाओगे, हमेशा डिफरेंस निकाल रहे होगे, जहां पे आप इनफाइनाइट को अज्यूम करते हो कि वहां पे जीरो है। चीज समझ में आ गई? ये बस थियोरेटिकल एक है, अगर आपका एमसीक्यू में आता है तो आप धड़ाम से टिक कर सकते हो अपने ऑप्शंस अकॉर्डिंगली देख के। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज आती है जनाब, और यहाँ पे मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ, वही सेम चीज आपको दे रखी है, डेरिवेशन सिमिलर है। ठीक है, आप उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। 18, 16, 12, 11 में पूछा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और भी आसान कॉन्सेप्ट हो जाएगा अगर आपको पहला वाला समझ में आ गया है। इसके अंदर क्या होता है? मैं इनफाइनाइट से बजाय एक क्यू चार्ज के सिर्फ एक 1 यूनिट चार्ज लेके आता हूं। क्या लेके आता हूं? एक इंफिनिटी डिस्टेंस से 1 यूनिट चार्ज को धीरे 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 इस पॉइंट ए तक लाने में जो मुझे वर्क डन करना पड़ा है, इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो एक तरह से वही डेरिवेशन है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की है, बस यहां पे स्मॉल क्यू चार्ज की जगह अब आपको सिर्फ 1 यूनिट चार्ज लेके जाना है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, इन्फिनिटी से जब आप एक यूनिट चार्ज सिर्फ धीरे धीरे स्लोली 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 इस पॉइंट ए तक लाते हो, तो जो आपको वर्क डन करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चीज क्लियर है? इसकी ऐसा यूनिट यार वोल्ट होती है, ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। याद रखो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो क्या होती थी? उसका मैग्नीट्यूड भी होता था, उसकी डायरेक्शन भी होती थी। पर जो पोटेंशियल है इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्या चीज समझ में आ गई हमें? मैंने कहा ओके ग्रेट। तो वही यार यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क डन जो किया गया है टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट पे, कि इनफाइनाइट से एक ए पॉइंट तक लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी है, वो आपका बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। तो वही नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं यार, सेम डेरिवेशन है। क्या मैं बोल सकता हूँ वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स इनटू माइनस डी एक्स। माइनस डी एक्स क्यों? क्योंकि अगर ये मेरा 1 यूनिट चार्ज है जो मैंने रेड में डॉट बनाई है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ F तो इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे मान लो पॉजिटिव क्यू है, ये अपने आप में यूनिट चार्ज है, तो F उस तरफ लग रहा है, तो F एक्सटर्नल मैं लेफ्ट डायरेक्शन में लगाऊंगा। अब ये F एक्सटर्नल जो होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू F। क्यों? क्योंकि बहुत स्लोली स्लोली लेके आ रहे हैं, एक्सेलरेशन 0 है, और एक बार में मैं छोटा सा माइनस डी एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ वर्क डन इक्वल टू F एक्सटर्नल इंटू माइनस डी एक्स। अब F एक्सटर्नल अपने आप में क्या है? क्या मैं बोल सकता हूँ K Q इंटू 1 यूनिट चार्ज अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पे क्या है कि मान लो इस पॉइंट तक A पॉइंट से अगर जो डिस्टेंस है वो x है, x वेरिएबल होता रहेगा ना, शुरुआत में वो इन्फिनिटी है, फिर वो छोटा होता होता है, यहाँ पे x कुछ है, फिर यहाँ पे वो r के बराबर हो जाएगा। चीज़ क्लियर हो रही है आपको? ग्रेट। सो वर्क डन इक्वल टू KQ को तो मैं बाहर निकाल लूँगा, बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया? dx बटा एक्स स्क्वायर
इसको जब हम करेंगे अंदर -1/x, आप इन्फिनिटी से लेके r तक की वैल्यू डालोगे, आपको kq/r मिल गया। ये जो kq/r मिला है यही क्या है, मेरा पोटेंशियल है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, यही इसकी डेफिनेशन है। या फिर इसे आप और सरल तरीके से भी निकाल सकते थे कि पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट ए डिवाइडेड बटा क्यू। अरे पोटेंशियल एनर्जी एट ए का फॉर्मूला याद आ रहा है ना आपको? अगर आप ऊपर देखोगे, पोटेंशियल एनर्जी एट किसी भी पॉइंट का फॉर्मूला था मेरा kq/r, यस और नो? तो क्या मैं बोल नहीं सकता कि यार Va मेरा क्या है, Va इज नथिंग बट UA डिवाइडेड बाय Q, विच इज बेसिकली नथिंग बट kq/r। ये मेरा क्या है, UA डिवाइडेड बाय Q, जो कि मैं यहाँ से सीधा उठा के ले आया, तो मेरा Q और Q कट गए, मेरे पास बचा kq/r। चीज़ क्लियर है? सिमिलरली इसके आप ये भी लिख सकते हो कि अगर मेरे कोई दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट A हो गया, एक पॉइंट B हो गया, यहाँ पे पोटेंशियल VA है, यहाँ पे पोटेंशियल VB है, तो मैं बोल सकता हूँ VA माइनस VB मेरा क्या होगा, दिस इज नथिंग बट कि यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी U है और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी UB है, तो UA माइनस UB डिवाइडेड बटा Q। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अभी आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो और अच्छे तरीके से आ रही होगी। यहाँ पे एक छोटा सा नोट दे रखा है, क्या, वी कैनॉट कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, वी कैन ओनली कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल कभी नहीं निकाल पाओगे। आप बोलोगे भैया निकाल तो लिया, सीधा VA निकाल दिया, ये VA नहीं है, ये बेसिकली क्या है, पोटेंशियल आपने इनफाइनाइट का यहाँ पर 0 मान लिया है। अगर आप देख रहे होगे ये बिल्कुल ऊपर वाली डेरिवेशन की ही तरह है। ठीक है, ये आपने जो kq/r निकाला है ये किसके बराबर है, ये वर्क डन के बराबर है। वर्क डन अपने आप में क्या होता था, डेल्टा U होता था, U/UF माइनस UI। तो हम यहाँ पे ये मान लिया है कि यार इनिशियली जो ये था ये 0 था। चीज़ समझ में आ रही है? तो आप लिखने के लिए हम यहाँ पे VA लिख रहे हैं, पर हम किसी भी एक एब्सोल्यूट पॉइंट का नहीं निकाल रहे होते। यहाँ पे आपने एजम्पशन लिया कि इन्फिनिटी पे 0 है, तब जाके आप VA निकाल पा रहे हो। ठीक है, फील आ रही है? तो वही कह रहा है आप कि वी कैन नॉट कैलकुलेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट, वी कैन ओनली कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। दो को सब्ट्रैक्ट करके आप वो निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है हमें? अब यार ये 2012 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया कि ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V एंड डिस्टेंस R। ठीक है, ये कह रहा है कि यार अपना y एक्सिस में तो V रख लो और x एक्सिस में R रख लो। तो मैंने कहा अभी पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला था, कितना निकल के आया था, kq/r निकल के आया था। क्यों मैं बोल सकता हूँ V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब 1/r का अगर आपको ग्राफ याद हो तो ये कुछ इस प्रकार का ही होता है जो यहाँ पे बना दिया गया है। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल आ रखा है। इसी प्रकार से और भी सवाल हैं जो कि आपके 1 मार्कर के अंदर आए हैं, MCQs, असर्शन रीजनिंग। तो जो भी आपका MCQ, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडीज होंगे वो हमेशा एक चैप्टर के लास्ट पार्ट में मैं कराता हूँ। तो ये जैसे पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 जैसे आखिरी पार्ट होगा तो उसके लास्ट में हम करा रहे होंगे, क्योंकि MCQ वगैरह के अंदर पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट कभी कभी आ जाते हैं ABCD ऑप्शन के अंदर। तो पहले चैप्टर कंप्लीट करना जरूरी है। ठीक है, बाकी आपके सारे PYQs हो रहे होंगे, टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट है यार हमारा पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था, जिसमें एक तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ -Q चार्ज है, इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस एक पेयर में जब आपके होते थे, बीच का कुछ डिस्टेंस हम 2a मान लेते थे, याद आ रहा है? अब आपसे पूछ रहे हैं कि इस डाइपोल की वजह से किसी भी रैंडम पॉइंट के ऊपर, जो कि मान लो इसके सेंटर से कुछ r डिस्टेंस दूर है, उधर कितना पोटेंशियल होगा, कितना पोटेंशियल होगा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछली डेरिवेशन के अंदर क्या सीखा यार, कि कोई भी आपका पॉजिटिव Q चार्ज है उससे r डिस्टेंस दूर आप किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, kq/r। यही सीखा आपने। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर क्या सीखा था कि कोई भी मेरा एक पॉजिटिव चार्ज Q है, इससे r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट A के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, kq/r²। याद आ गया सबको? इस चैप्टर में आपने सीखा है पोटेंशियल कितना उस पॉइंट पे, kq/r। अब ये अपने आप में एक चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल पड़ेगा जिसको मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज। एंड सिमिलरली इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इस पॉइंट के ऊपर कुछ पोटेंशियल पड़ेगा जिसको मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल ड्यू टू -Q चार्ज। और इस एरो से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि पोटेंशियल अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर मुझे यहाँ पे V टोटल निकालना है तो दिस V टोटल विल बी नथिंग बट V ड्यू टू प्लस चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू -Q चार्ज। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप हमें समझ में आ रहा हो। अब इसका बेसिक सा
स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स देख लेते हैं हम। ये मैंने वही डायपोल यार यहाँ पे आपका बना दिया गया है। मुझे ये वाला डिस्टेंस r गिवन था, पर मुझे निकालना क्या है कि ये q चार्ज इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस दूर है, कुछ r1 होगा। क्या मुझे r1 की वैल्यू पता है? नहीं पता, तो मैं निकालूंगा। सिमिलरली इस माइनस q से ये पॉइंट p कितना दूर है, कुछ r2 डिस्टेंस दूर होगा। क्या इसकी वैल्यू मुझे पता है? नहीं पता, तो ये भी मैं निकालूंगा। मुझे बस r दे रखा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कहूँगा यार हमें पता है कि डाइपोल के जो बीच का डिस्टेंस होता है, जो कि हमने यहाँ पे 2a से रिप्रेजेंट किया है, ये बहुत छोटा होता है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ a इज वेरी 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 लेस देन r? तो एक तरह से क्या मैं बोल सकता हूँ, ये जो पॉइंट p आपने बनाया है, ये एक तरह से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर बना दिया। इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर बना दिया तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो तीनों लाइनें हैं, ये जो तीनों लाइनें हैं, ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। एज्यूम कर रहा हूं, पेपर पे आपको लग रहा है कि एक पॉइंट पे मिल रही हैं, पर पैरेलल मान ली हमने। ठीक है, पैरेलल क्यों मान ली? क्योंकि ये पॉइंट p इन्फिनिटी पे है और ये अपने आप में बहुत पास हैं। तो ये मान लो इतनी पास हैं और इस कमरे के कोने तक मेरे को लाइन खींचनी है, तो क्या मैं बोलता हूँ मेरी उंगली के ऊपर वाले कोने से जो जा रही होगी और मेरी उंगली के नीचे वाले कोने से जो उस रूम के कोने तक लाइन जाएगी, ये लगभग लगभग पैरेलल ही होंगी। तो कुछ वैसा सा ही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया गया है। तो इन्होंने क्या एक शानदार ट्रिक लगाई कि ऊपर से यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो क्या मैं बोल सकता हूँ जनाब कि यार ये वाला डिस्टेंस, दोबारा बना देता हूँ मैं, कि ये वाला डिस्टेंस r1 और ये वाला डिस्टेंस r का ये छोटा वाला पार्ट बराबर होंगे। सिमिलरली यहाँ से जैसे ही मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो मुझे पता चल गया कि इधर से ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस बराबर होंगे। चीज़ क्लियर हो गई आपको? तो मैंने कहा ओके यार इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ आर टी इज इक्वल टू आर प्लस ए कॉस थीटा। भैया ये कैसे लिखा मैंने कहा अगर ये पूरा डिस्टेंस 2a है तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसका जो मिडल पॉइंट है बाइसेक्टर तक की ये वाली लेंथ a हो गई। मैंने एज्यूम कर लिया कि लेट दिस एंगल बी थीटा। तो अब आपका पास ये जो ट्रायंगल है जो कि अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इफ़ दिस इज a, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो छोटी सी लेंथ है दिस इज a cos थीटा। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो छोटी सी लेंथ है दिस इज a cos थीटा। क्या ये वाइब हमें आ गई? मैंने कहा ग्रेट। तो मैंने वही बोला है कि ये जो r2 है दिस इज इक्वल टू व्हाट, r प्लस a cos थीटा। ठीक है, तो वही लिख दिया मैंने, r2 इज इक्वल टू r प्लस a cos थीटा। सिमिलरली r1 मेरा किसके बराबर है? r1 इज इक्वल टू पूरा r माइनस a cos थीटा। इतना पार्ट आपने काट दिया तो मैंने बोल दिया r1 इज इक्वल टू r माइनस a cos थीटा। ये दोनों चीजें आई होप हमें समझ में आ गई होंगी। तो अब इस p पॉइंट पे मेरा टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा यार? ये पोटेंशियल ड्यू टू प्लस q चार्ज भी होगा प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस q चार्ज भी होगा। अब इसको मैथमेटिकली लिख देते हैं। ये पहली वाली हो गया मेरा KQ बटा R1। क्यों? क्योंकि प्लस Q वाले से ये वाला डिस्टेंस है मेरा R1। और दूसरा हो गया K ऑफ माइनस Q का ध्यान रखें अपॉन R2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं बोल सकता हूँ KQ तो हम बाहर निकाल लेंगे, KQ बाहर निकल गया। अंदर आप क्या करोगे? R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो ये आ गया R माइनस a cos थीटा। R2 की जगह आप लिखो R प्लस a cos थीटा। अब आप इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम जैसे ही हम लेंगे तो हमें मिल जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ऊपर आपका सिर्फ 2a cos थीटा बच रहा होगा। अब ये जो मेरा बाहर q था इसको मैं दोबारा अंदर फेंक दूंगा। दोबारा अंदर फेंकूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2qa। 2qa अपने आप में क्या होता था? डाइपोल मोमेंट का आपको फॉर्मूला याद है? डाइपोल मोमेंट कितना होता था? इट इज इक्वल टू जो भी आपका चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय जो बीच का डिस्टेंस है जो कि लेंथ हो गई। तो मैं बोल सकता हूँ ओके ये जो मेरा 2qa है इसकी जगह मैं यहाँ पर p लिख सकता हूँ विच इज़ माई डाइपोल मोमेंट। तो मेरा फॉर्मूला आ गया टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू kp cos थीटा बटा r स्क्वायर। ठीक है, इस p और इस p को काट मत देना ये बेसिकली पॉइंट p है और ये वाला p डाइपोल मोमेंट को दर्शा रहा है। ठीक है, सो vp इज इक्वल टू kp cos थीटा बटा r स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला आ गया। अब अगर आप देखोगे यार ये जो पॉइंट p है ये रैंडमली मैंने कोई भी ले लिया, ऐसे ही चूज कर लिया, पर असलियत में एक हमारी एक्सियल पोजीशन होती है और एक हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में किया था, tan A tan B पोजीशन, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन क्या होती है कि ये जो डाइपोल है इसी की एक्सिस में अगर ये जो पॉइंट P यहाँ ना होने की जगह इसकी एक्सिस के ऊपर होता तब इसके ऊपर क्या पोटेंशियल होता? तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर पॉइंट P इधर होता तो ये जो एंगल थीटा है ये थीटा 0 हो जाता। ये थीटा वुड हैव बीन इक्वल टू 0 क्योंकि अब इस लाइन के ऊपर ही है।
तो मैं बोलता यार थीटा अगर 0 है तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और जो मेरा फॉर्मूला था ये के पी कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा 1 हो जाएगा, तो मेरा पोटेंशियल कितना हो जाएगा के पी बटा आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पोटेंशियल एट एक्चुअल पोजीशन इक्वल टू के पी बटा आर स्क्वायर, राइट। इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या हो रहा होगा, मैंने कहा इक्वेटोरियल पोजीशन बोले तो बाइसेक्टर से परपेंडिकुलर खींच दो, परपेंडिकुलर खींच दिया, इस पॉइंट पे आपको बताना है क्या हो रहा होगा। मैंने कहा ओहो जी यहाँ पे तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, फील आ रही है, इधर से थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो मैंने कहा ओके थीटा 90 कॉस थीटा 1, तो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन विल बी इक्वल टू 0। और ये बड़ा ऑब्वियस भी है। क्या ऑब्वियस है मैं बताता हूँ। अगर यार मैं इस लाइन के ऊपर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पी लूँगा, आप में से बाई सिमेट्री कितने लोगों को दिख रहा है कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा मेरा R1 और ये वाला जो मेरा डिस्टेंस होगा R2, ये बराबर हो जाएंगे, R1 R2 बराबर होंगे, तो होगा क्या, यहाँ पे ये KQ बटा R1 है और इधर K माइनस क्यू बटा R2 की जगह R1 लिखो, ये बेसिकली दोनों टर्म्स कट जाएंगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल एट बी मेरा 0 आ जाएगा। आई होप हमें ये वाइब आ रही होगी, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। बहुत सारे अगर चार्जेस हो गए तो उनकी वजह से टोटल पोटेंशियल क्या होगा। क्या कहना चाह रहे हो कि मान लो यार एक कोई भी पॉइंट मैंने P ले लिया, अब मैंने 4 चार्जेस ले लिए, एक Q1 ले लिया, एक Q2 ले लिया, एक Q3 ले लिया, एक Q4 ले लिया। इन चारों चार्जेस द्वारा इस पॉइंट P के ऊपर टोटल पोटेंशियल क्या आ रहा है। कितने लोगों को समझ में आ गया कि मैं चारों को ऐड कर दूंगा। बेसिकली Q1 की वजह से क्या पोटेंशियल आ रहा है इस पॉइंट P पे, फिर Q2 की वजह से क्या पोटेंशियल आ रहा है इस पॉइंट पे, फिर Q3 की वजह से क्या पोटेंशियल इस पॉइंट, Q4 की वजह से क्या आ रहा है। तो बेसिकली मेरा टोटल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू पोटेंशियल फर्स्ट की वजह से पॉइंट P के ऊपर, फिर पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड, पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड, पोटेंशियल ड्यू टू फोर्थ। बेसिकली ये 4P का मतलब क्या है, फोर्थ चार्ज की वजह से P चार्ज के पॉइंट P के ऊपर क्या पोटेंशियल होगा, ठीक है। V3P का मतलब थर्ड चार्ज की वजह से पॉइंट P के ऊपर क्या पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब मैंने कहा इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ सीधा KQ1 बटा R1, एज्यूमिंग कि ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस अगर R2 है तो मैं लिख सकता हूँ KQ2 बटा R2, ये R3 है तो मैं लिख सकता हूँ KQ3 बटा R3, फिर KQ4 R4। चीज़ समझ में आ गई। टोटल विल बी इक्वल टू व्हाट, सम भी नहीं, मेरे को यहाँ पे एल्जेब्रिक सम लिख देना चाहिए था, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल चार्जेस एट दैट पॉइंट। यहाँ पे आपको नोट ये करना है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से एक बार कंपेयर करने की कोशिश करो। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम वेक्टर सम करते थे, याद आ रहा है, क्योंकि वो अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती थी। पोटेंशियल अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का हम सीधा एल्जेब्रिक सम, जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से सीधा एल्जेब्रिक सम कर रहे होंगे। कोई डायरेक्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, चीज़ हमें समझ में शायद आ रही होगी। अब एक छोटा सा नोट है आपके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया ये क्या चीज़ है, इसका मतलब ये है कि मान लो मेरे पास कोई भी एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q। अब क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, इसकी अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली ऐसे बाहर निकल रही होगी, बाहर की तरफ निकल रही होगी, बाहर की तरफ निकल रही होगी, बाहर की तरफ निकल रही होगी, हर जगह निकलेगी, हर जगह निकल रही होगी। मैंने इनमें से कुछ 4 लाइनें बना दी और इनमें से एक को थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाने को तो इन्फिनिटी तक जा ही रही है। अब इसके ऊपर मैंने 3 पॉइंट मार्क करे। पहला पॉइंट मैंने मार्क कर दिया A, दूसरा पॉइंट मैंने मार्क किया B और तीसरा पॉइंट मैंने मार्क कर दिया C। अब ये जो A, B, C हैं, मुझे ये बताओ, अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूँ इन्फिनिटी से, ठीक है, मेरा पास एक 1 यूनिट चार्ज है और मैं इसे इन्फिनिटी से पॉइंट C तक लाता हूँ। अगर मैं पॉइंट C तक लाता हूँ तो क्या मैं बोल रहा हूँ मैंने कम मेहनत करी है एज कंपेयर टू कि अगर मैं उसको B पे लाता, B तक लाने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी और वर्क डन करना पड़ेगा, और A तक लाने के लिए तो और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा मुझे। यस और नो, क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो क्या मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट C? क्योंकि पोटेंशियल मेरा क्या होता था, पोटेंशियल होता था वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ 1 यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट A। चीज समझ में आ रही? यही होता था मेरा। तो मैंने कहा यहां से C पॉइंट तक लाने का कम मेहनत है, इन्फिनिटी से B पॉइंट लाने का ज्यादा मेहनत है, और इन्फिनिटी से A पॉइंट लाने का और भी ज्यादा मेहनत है। तो मैं बोल सकता हूं VA इज ग्रेटर देन VB इज ग्रेटर देन VC। तो इससे एक चीज और मुझे पता चल रही है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता जाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता जाता हूं, तो मेरा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ये एक तरह से रिजल्ट है जिसे आप याद रख सकते हैं। दोबारा बोलूं,
अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट जाओगे तो इस तरफ पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होगा। चीज़ समझ में आई? यप, ग्रेट। साथ में मुझे ये बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ ए पॉइंट अगर आर डिस्टेंस दूर था और ए डैश जो है वो भी आर डिस्टेंस दूर था इस पॉजिटिव से, तो वो ऑब्वियसली वी ए विल बी इक्वल टू वी ए डैश। ये तो बस ऐसे ही मैंने लिख दिया, मेन आपको ये चीज़ पे ध्यान देना था, और ये हम चीज़ समझ गए हैं जो मैंने नोट आपको लिखवाया है। इसका इस्तेमाल अब आगे कर रहे होंगे हम। नेक्स्ट है यार इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस क्या होते हैं? बहुत प्यारी चीज़ें हैं, इमेजिनरी सरफेस होते हैं, अपनी खुद की हम सहूलियत के लिए समझ पाएँ क्या है इसलिए हम बना रहे होंगे इन्हें। दे आर सर्फेसेस विच हैव कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, मान लो मैंने एक पॉइंट चार्ज Q ले लिया। यस, अभी पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि Q चार्ज से अगर R डिस्टेंस और R डिस्टेंस पे ही दोनों पॉइंट A और A डैश हैं तो पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट A डैश है। इसी प्रकार से क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस स्मॉल Q चार्ज से ये जो पहला छोटा सर्कल है, दिख रहा है, जिसको मैंने 1 नाम दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जिस सर्कल को मैंने 1 नाम दिया हुआ है, ये वाला सर्कल, इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, चाहे वो ये पॉइंट हो, 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 जितने भी आप पॉइंट उठाना चाहें, इन सब के ऊपर आपका पोटेंशियल सेम होगा। क्या होगा वो पोटेंशियल? मान लेते हैं कि ये जो इसकी छोटा सा रेडियस है ये कुछ R1 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हर पॉइंट पे जो इसका पोटेंशियल है, दैट इज इक्वल टू KQ बटा छोटा रेडियस, राइट। सिमिलरली तो बाद में देखेंगे, तो मैं यूँ बोल सकता हूँ ये छोटा सर्कल अपने आप में क्या है? इट इज़ एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। चीज़ समझ में आई? ये छोटा वाला सर्कल अपने आप में क्या है? इट इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्यों? क्योंकि इस सरफेस के ऊपर सेम पोटेंशियल है एट ऑल पॉइंट्स। चीज समझ में आ गई? तो भैया ये बड़ा वाला सर्कल क्या है, बीच वाला जो है, ये भी अपने आप में एक इक्वेटोरियल सरफेस है। ये बड़े वाला और बड़ा वाला ये भी अपने आप में इक्वेटोरियल है। क्यों? क्योंकि इस बड़े वाले पे भी अगर आप देखोगे तो मैं इसका कोई भी पॉइंट पकड़ूं, ये 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 पॉइंट पकड़ूं, अगर ये वाली रेडियस R3 है तो मैं बोल सकता हूं कि इन सब पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकल के आता दैट वुड हैव बीन इक्वल टू KQ अपॉन रेडियस ऑफ बड़ा सर्कल। सब पे सेम पोटेंशियल है हर पॉइंट पे, तो इट बिकम्स एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये तो मैंने बना दिया यार पॉइंट चार्ज की वजह से। तो एक पॉइंट चार्ज का इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है? स्फेयर हो गए आपके, क्या हो गए? स्फेयर हो गए, गोले गोले हो गए। अब सिमिलरली मान लो आपके पास पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, या आपकी पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के आ रही हैं, ब्लू कलर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हैं। इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसे बनाओगे? ये जो मैंने शीट बनाई है ये इसका इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। कैसे है भैया? आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्या अभी पिछले पेज पे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप जब जाते हो तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज करता है, मतलब इस तरफ तो आपका पोटेंशियल हाई होगा, पर आप उसकी डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज करता है। तो सिमिलरली यहाँ पर ये एक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अगर मैं देखूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ, जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूँ इसकी डायरेक्शन में, जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा पोटेंशियल डिक्रीज करता जा रहा है, मेरा पोटेंशियल डिक्रीज करता जा रहा है। पर अगर मैं यूँ बोलूँ कि ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्योंकि पैरेलल और यूनिफॉर्म हैं, तो अगर मैं एक सिंगल ऐसे वर्टिकल स्लैश काट दूँ, ये जो मैंने यहाँ पे काटा है, ये जो शीट है, ये बेसिकली क्या है, मैंने चाकू लिया और इन चारों लाइनों को ऐसे बीच में से काट दिया। मान लो एक चाकू लिया, एक प्लेन लिया और बीच में से ऐसे काट दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इन सारे पॉइंट्स के ऊपर, जैसे अगर ये यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स अब आने वाले हैं इस शीट के ऊपर, ये चाकू है, आपको ऐसे लग सकता है थोड़ा टेढ़ा सा, पर मैंने चाकू लिया और बीच में से उन फील्ड लाइंस को काट दिया है। तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि मैं बोल सकता हूँ ना कि यार बेसिकली ये मैंने सीधी लाइन खींची तो इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर सेम पोटेंशियल है। सिमिलरली इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर भी सेम पोटेंशियल है, क्योंकि मैंने काटा है। यूँ मत सोचना कि अलग अलग पॉइंट है, ये सेम ही है अगर देखोगे तो। इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर सेम पोटेंशियल है, सो दैट्स वाई इट्स एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। चीज़ समझ में आई?
सिमिलरली ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सब एक पे ही हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँगा तो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपके ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे, हर एक आपके एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर। चीज़ समझ में आ रही होगी आई होप। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो होते हैं दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितने भी आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ये इस सर्कल से रेडियली बाहर जा रही है, तो ये देख रहे हो 90 डिग्री बनाती हुई जा रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखोगे, ठीक है, तो ये अगर सीधी मैंने काटी तो ये 90 डिग्री बनाएगा। तो अपने आप में आप देखोगे दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये 1D में आप देख रहे हो, इसी को 2D में देख रहे होगे तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको, जो मैंने चाकू फेंक के मारा तो, ठीक है। तो इससे 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। आई होप हमें ये भी समझ में आ गया होगा। नोट्स में अगर आप देखोगे यार तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से 2020, 19, 14, 13, 10 के अंदर ये सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला मैंने आपको करा दिया, ये वाला भी करा दिया है। ये क्या है कि बेसिकली अगर दो पॉजिटिव चार्ज आपने रख दिए तो उनके इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेंगे वो आपको बना रखें कि जैसे ये आउटर वाला है, ये अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके आप किसी भी पॉइंट पर देखोगे, ठीक है, मैं इस पॉइंट पे देखूं तो इस पॉइंट पे इसकी वजह से भी पोटेंशियल लग रहा है, इसकी वजह से भी पोटेंशियल लग रहा है। अगर इस पॉइंट पे देखूंगा तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल लग रहा है, इसकी वजह से भी पोटेंशियल लग रहा है, पर इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है फिर भी। तो ये कुछ शेप्स बन रखी हैं, इन्हें आप देख लें जिससे कि एमसीक्यूज में अगर आपके आएँ तो आप टिक कर पाएँ। ये है आपके ऑपोजिट चार्जेस अगर हुए तो उनका क्या है, एनसीईआरटी के अंदर है इसलिए इनको तो पक्का रट के आपको जाना है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन के अलोंग आपकी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है, उसने बोल दिया जेड एक्सिस में इस तरफ मान ली मैंने, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल मेरा डिक्रीज करेगा, इसका उल्टा जाऊँगा तो पोटेंशियल मेरा इंक्रीज करेगा। तो बेसिकली इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो इसके परपेंडिकुलर ये जो मैंने बनाया है डैश 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 डैश, ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो आपका आंसर ये हो जाएंगे, ये आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आपने बना दिए। तो हो सकता है इस पूरे पे पोटेंशियल V1 है, इस वाले पूरे पोटेंशियल V2 है, इस इक्विटोरियल सरफेस का पोटेंशियल V3 है, इस इक्विटोरियल पोटेंशियल सरफेस का V4 है। ये ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आगे बना सकते हैं। आप में से कुछ बच्चों की यार क्यूरियोसिटी आ सकती है कि भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरी इस डायरेक्शन में है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके हमेशा परपेंडिकुलर क्यों होता है? 2014 में यार आपका ये सवाल आया था, काफ़ी इजी एक्सप्लेनेशन है, आप इसको यार खुद स्वयं समझ रहे हो एंड 100% आपको सबको समझ में आ रहा होगा। इनकेस किसी के डाउट आता है तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद उसके बारे में गूगल पे सर्च करें या फिर खुद और खोदें, 5-10 मिनट लगाएं। ऐसे नहीं यार, ज़रूरी हो जाता है। बीच बीच में आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे जहाँ पे आप खुद ज़्यादा रिसर्च मार रहे हो, एक तरह से मेरा होमवर्क समझ लो आप ये, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहती है। ये एक तरह से फिर कील की तरह बच जाते हैं। जैसे पहाड़ पे हम चढ़ते हैं तो आपको सारे मिलते रहते हैं बीच बीच में, उस प्रकार से जब आप रट लोगे और जब पेपर में जाओगे तो ये आपकी वो कीलें हो जाएंगी मेमोरी में कि यार उस पेज के ऊपर वो क्वेश्चन था जो होमवर्क में दिया था, वहाँ वो डायग्राम था, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा फ्लो चार्ट बनाया था, राइट। तो आप इसे खुद समझने की कोशिश करें, डेफिनेटली आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो और समझें, गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट PYQ कर लेते हैं। द पोटेंशियल एट द सर्फेस ऑफ अ स्फेरिकल हॉलो मेटल शेल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज 12 वोल्ट। क्या कह रहा है? एक हॉलो मेटालिक शेल है जिस पे 12 वोल्ट का पोटेंशियल है। कितना? 12 वोल्ट का पोटेंशियल है। वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट इट्स सेंटर। अब मैंने कहा ये बड़ा आसान है। कैसे? हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि जब भी एक हॉलो मेटालिक स्फेयर होगा, अंदर से खोखला है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 0 होती है। अब 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल सेम रहेगा? अरे पूरे में पोटेंशियल सेम रहेगा इन द सेंस कि जो पोटेंशियल आपका सरफेस के ऊपर था वही पोटेंशियल आपका सेंटर पे भी रहेगा। तो अगर इधर 12 वोल्ट था तो इधर भी 12 वोल्ट होगा। तो वही सेम चीज़ बताई गई है कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड शेल इज 0, देयरफॉर नो वर्क इज डन टू मूव द चार्ज इनसाइड द शेल। शेल के अंदर कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारा वर्क डन की डेफिनेशन आपको याद है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर आप देखेंगे भी तो मैं दोबारा वो डेफिनेशन दिखाता हूं आपको। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड,
डिफाइन होती थी ये कि ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर आप जो वर्क डन कर रहे हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो हो गई तो वर्क डन आपका जीरो हो रहा होगा। आई होप हमारा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने ध्यान से कर लिया। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बच गया था, बेसिकली डिराइव एंड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। ये जो हमने डेरिवेशन करी थी एक्सियल पोजीशन की, ये PYQ के अंदर आया था, ये भी अब मैं आपको क्लास के अंदर करा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं यार वो है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड। पोटेंशियल एंड फील्ड के बीच में मैंने आपको एक छोटा सा रिलेशन तो बता ही दिया था, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा, इसके उल्टा जाओगे तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होगा। चीज़ समझ में आई? मतलब अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट अगर B है तो पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B। इसका रीज़न भी मैंने आपको पहले समझाया था। अब इसका एक डेरिवेशन हम करेंगे जिससे कि एक फॉर्मूला आ रहा होगा विच इज़ विल बी इक्वल टू E इक्वल टू माइनस dV बटा dr। अब इसको डिराइव हम किस प्रकार से करेंगे ये मैंने अगले पेज पे और अच्छे तरीके से समझा रखा है। अब मान लो यार कि मेरे पास दो पॉइंट हैं A एंड B और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, कुछ dr डिस्टेंस मैंने ले लिया। अब ये जो मेरा Q चार्ज है, Q चार्ज को अगर मैं पॉइंट B से A की तरफ लेके जाता हूँ तो क्या मुझे एक छोटा सा वर्क डन करना पड़ेगा dW, जिसे मैं बोल सकता हूँ। अब क्या मैं इस dW को QdV के बराबर लिख सकता हूँ? भैया ये QdV कहाँ से आया, मैं अभी बताता हूँ। क्या मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय स्मॉल q। तो क्या मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू QV हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी तो बेसिकली वर्क डन का होता था, वर्क डन इज इक्वल टू आपका QV हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ छोटा सा वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू Q इंटू छोटा सा dV। तो क्या आपको दिख गया कि मेरी ये जो फर्स्ट इक्वेशन आई है ये किस प्रकार से आई है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा, राइट। अब सिमिलरली मैं अपनी सेकंड इक्वेशन कैसे निकालूंगा, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। मैंने कहा यार आप सब जानते हैं वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे फोर्स मेरा कितना है, मैंने कहा Q चार्ज था मेरा, क्या चार्ज था, Q चार्ज था जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E लग रही है। तो मैं बोल सकता हूँ F इक्वल टू QE है मेरा, यस। और इनफैक्ट इस केस में तो W मेरा क्या होगा, F एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट। F एक्सटर्नल भी मेरा QE के बराबर ही होगा क्योंकि मैं धीरे धीरे स्लोली लेके आऊँगा वही सेम डेरिवेशन जो पहले हमने शुरुआत के दो में करी थी। तो मैं बोल सकता हूँ ओके DW इज इक्वल टू फोर्स को लिख दिया QE, डिस्प्लेसमेंट मेरा DR हो गया, राइट, विच इज इक्वल टू माइनस QE DR। यहाँ पे हमने लिख दिया। भैया ये माइनस QE DR क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो चार्ज Q था इसके ऊपर क्या मैं बोल सकता हूँ जनाब, आपके ऊपर फोर्स इस पे इस तरफ लग रहा है QE, तो F एक्सटर्नल मैंने इस डायरेक्शन में लगाया है, राइट, प्लस फिर मैंने DR को माइनस DR ले लिया एज्यूमिंग कि वो वाली पॉजिटिव डायरेक्शन थी, इस प्रकार से। सो विच बिकम माइनस QE DR। अब फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ QdV इज इक्वल टू माइनस QE DR। तो आपका Q और Q कट जाएगा तो मेरे पास बचता है E इज इक्वल टू माइनस dV बटा DR। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा ये आपका फार्मूला है, इसका आप आगे प्रयोग भी कर रहे होंगे, ठीक है। आगे हम चल सकते हैं जनाब। अब एक बड़े सिंपल प्रश्न आएंगे, जैसे कि मान लो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ब्लू कलर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रखी है। आपके 3 पॉइंट हो गए, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। अब मुझे बताओ हाईएस्ट पोटेंशियल किसका होगा। मैंने कहा पोटेंशियल ऑफ A विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ B। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमें पता है पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो A पहले आया, B बाद में आया, तो डेफिनेटली इसका ज़्यादा पोटेंशियल होगा। फिर B और C तो सेम ही लाइन के अंदर हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर हो गए। इक्वी पोटेंशियल सरफेस और कैसे निकालते थे, हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो मैं यूँ भी बोल सकता हूँ ओके VB और VC से बराबर हो गए, सो पोटेंशियल एट B इक्वल टू पोटेंशियल एट C। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये दोबारा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे बना दी गई हैं। अब इसके अंदर मैंने एक सर्कल सा कुछ ले लिया और इसके अंदर मैंने 4 पॉइंट बना दिए। कौन सा, एक A पॉइंट, एक B पॉइंट, एक C पॉइंट, एक D पॉइंट। अब मुझे पता है दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो मैं बोल दूंगा अच्छा जी B तो इस तरफ है तो पोटेंशियल कम होगा, A इस तरफ है तो पोटेंशियल ऑफ A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ B। क्या ये बात सही है? मैंने कहा हाँ जी। फिर क्या है, पोटेंशियल ऑफ C एंड D, क्या मैं बोल सकता हूँ ये सिंगल लाइन के ऊपर आ रहे हैं और ये एक तरह से इक्वेटोरियल सरफेस हो गया क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि यार मेरा VA ग्रेटर देन VB हो गया, और दूसरी चीज़ मुझे पता चल गया माई VC इज इक्वल टू VD हो गया। पर अब आप मुझे ये देखो, ये बताओ कि VC बड़ा होगा या VB बड़ा होगा।
क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बराबर ही हैं? तो बेसिकली एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये C यहाँ पर है और B यहाँ पर है, C का ज़्यादा पोटेंशियल होगा, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, VA इज ग्रेटर देन VC इज इक्वल टू VD इज ग्रेटर देन VB, राइट। पता नहीं है क्यों यहाँ पर ये छोटा सा मिस्टेक दे रखा था, तो इस वाले को हटा देना और अब आपका नया रिजल्ट ये है, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। जो पहले मैंने लिखा था वो शायद मिस्टेक हो गई होगी नोट्स बनाते वक्त, अभी ये हमने निकाला, दिस वन इज़ द राइट वन। अब एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं यार इसके ऊपर। तो प्रश्न ये है कि फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट सम इक्विपोटेंशियल सरफेस, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला डायग्राम आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब ये आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलरेडी बना के दे रखे हैं। ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस पे पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। इस पूरे सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट। इस पूरे सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना है, 30 वोल्ट। इस पूरे पोटेंशियल के ऊपर सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना है, 40 वोल्ट। तो ये 4 इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको दे दिए, प्लस आपको ये कोऑर्डिनेट दे दिया है, ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, प्लस आपको ये एंगल दे दिया है 30 डिग्री। अब यार मुझे ये बताओ, क्या मैं सीधा यूँ बोल सकता हूँ कि जनाब इफ़ दिस डिस्टेंस इज़ 5 सेंटीमीटर और ये एंगल 30 दिख रखा है आपको, तो ये वाली जो साइड है दिस विल बी इक्वल टू 5 sin 30 डिग्री। ये छोटा सा ट्रायंगल बड़ा बना लेना अपनी कॉपी के अंदर, तो ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज़ 5, दिस इज़ 30, सो दिस बिकम्स 5 sin 30 डिग्री, राइट, विच इज़ इक्वल टू 2.5। तो मैंने कहा ओके, मेरे को ये वाला डिस्टेंस कौन सा, ये वाला डिस्टेंस पता चल गया, कितना है ये, 2.5 सेंटीमीटर के बराबर है। अब हमने क्या पढ़ा अभी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वो, E इज इक्वल टू माइनस dV बटा dr हमने पढ़ा था। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है, डैट इज इक्वल टू जस्ट dV बटा r। dV बेसिकली क्या होता है, डेल्टा V ही तो है, डेल्टा V अपॉन r में लिख सकता हूँ। तो क्या मेरे को यही फॉर्मूला नहीं मिल गया, E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन r। अब डेल्टा V कितना है, बेसिकली इन दोनों पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं बोल सकता हूँ 20 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 10। तो वो 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया। और r कितना है इन दोनों के बीच में, r परपेंडिकुलर, दिस इज ओनली 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है इसलिए 10 की पावर -2 लगाइए मीटर के यूनिट के हिसाब से। तो ये मेरे पास उत्तर आ गया 400। क्या चीज़ क्लियर हुई? अब 400 मैंने क्या निकाला है, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है। आपको साथ में क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, मैंने कहा ओके इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो सकती है। अब ये 30 डिग्री एंगल है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। सो मैंने वही लिख दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आप कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप कंपोनेंट तोड़ोगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आपका इस तरफ क्या आ जाएगा, cos 60 डिग्री आ जाएगा, राइट। और इस तरफ क्या आ जाएगा, sin 60 आ जाएगा, राइट। तो आपका वही आ गया -400 cos 60। माइनस क्यों, क्योंकि हम नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। -400 cos 60 प्लस 400 sin 60 जे कैप हमारा आ गया है। तो दिस इज़ माई फाइनल उत्तर। चीज़ क्लियर है आपको? सो आई होप हमने ये प्रश्न अच्छे से समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे होंगे यार, जो कि है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये 2020 और 2010 में यार इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है। इसका यार ये सिंपल सा फॉर्मूला है, और अगर खुला दिमाग करके आप सोचेंगे एक सेकंड में आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये क्या कह रहा है कि यार आपको अगर याद हो, हमने पहली डेरिवेशन जो करी थी किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की जो हमने डेरिवेशन करी थी, उसके अंदर हमने कुछ ऐसा सा लिया था ना यार कि हम पॉइंट ए पर इन्फिनिटी से एक चार्ज क्यू को लेकर आते थे इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल चार्ज, बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस क्यू चार्ज से ये r डिस्टेंस दूर और होता था। तो हमारा u का फॉर्मूला क्या आ जाता था, इट वाज नथिंग बट k q बटा r हो जाता था। ये हमें याद है। अब क्या कह रहा है ये, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब मान लो एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, यहाँ पर एक चार्ज पड़ा है Q, तो इसको बोल देते हैं हम मान लो QA, इसको बोल देते हैं QB। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लो R है। तो ये कह रहा है ये जो पूरा अपने आप में आपने ये सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। इसका होता है यार K
चार्ज ए इंटू चार्ज बी बटा आर। अब आप बोलोगे भैया ये तो बिल्कुल सेम वही हो गया जो पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला था। हाँ, मैंने कहा वही है, एक तरह से चीज़ भी तो वही हो रही है। वहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज होता था और उससे आर डिस्टेंस दूर आप अपना स्मॉल क्यू लेके आ रहे थे इनफाइनाइट डिस्टेंस से। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो हमने डिराइव करा है, ये जो इनफैक्ट यहाँ पे लिख भी रखा है फॉर्मूला, ये डिराइव कैसे हुआ एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। तो यहाँ अब इसकी हम डेरिवेशन देख लेते हैं यार। कैसे? मान लो कि ये पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में शुरुआत में इस ए पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्या है? ये जो ए पॉइंट है इसके ऊपर नो चार्ज इज देयर। तो मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से Q1 चार्ज, जो मेरा पहला चार्ज है, उसको धीरे 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 लेके आया और इस ए पॉइंट तक लाया। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं वर्क डन कितना रहा होगा? कुछ कार्य करना पड़ा होगा? हाँ, करना पड़ा होगा। कितना? जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि मैंने कहा शुरुआत में कोई चार्ज ही नहीं था। चार्ज ही नहीं था तो इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो होती है, जैसे कि हमने शेल वाले क्वेश्चन में भी करा था कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, देयरफॉर पोटेंशियल सेम होता है। अभी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था। सिमिलरली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने ये फॉर्मूला भी निकाला था एक, अगर आपको याद हो, माइनस डी वी बटा डी आर। अगर मैं मैग्नीट्यूड सिर्फ कहूँ तो ये हो जाएगा मेरा डेल्टा वी बटा आपका आर, राइट। और इसमें यार अगर आप देखें ई अगर मेरा जीरो है तो क्या मैं बोल सकता हूँ डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल का मतलब क्या है यार? एक तरह से वर्क डन भी आपका जीरो हो गया है, सेम पोटेंशियल है आपका। तो मैंने कहा यहाँ से इस Q1 चार्ज को ए पॉइंट तक लाने का मेरा वर्क डन हुआ जीरो। अब ए पर मेरा Q1 आ चुका है। अब अगर मैं इन्फिनिटी से अपने सेकंड चार्ज को लेकर आता हूं धीरे धीरे और बी पॉइंट तक लाता हूं, तो इसके लिए क्या मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा? हाँ, कितना? मैं बोल सकता हूं चार्ज कौन सा ला रहे हो? QT। और कौन से पॉइंट तक ला रहे हो? बी पॉइंट तक। तो मैं क्या Q2VB लिख सकता हूं? भैया ये फॉर्मूला आपका कहां से आया? Q2VB कैसे लिख दिया? मैंने कहा देखो जी बहुत सरल है। क्या हमें पता है कि पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है? इट इज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज प्लस, तो क्या मैं बोल सकता हूँ U इज इक्वल टू QV। U की जगह क्या मैं वर्क डन बोल सकता हूँ? हाँ जी, डेफिनेटली बोल सकते हो, क्योंकि वर्क डन क्या होता था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली ये W इज इक्वल टू QV मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे कौन से चार्ज की बात हो रही है? सेकंड की। और कौन से पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए? बी पॉइंट पे। तो Q2VB मैं लिख सकता हूँ। तो वही मैंने लिखा है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 टू पॉइंट B इज इक्वल टू Q2VB, राइट। अब VB की वैल्यू तो आपको पता ही यार, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट B। आपके पास एक पॉइंट चार्ज Q1 पड़ा है, इस Q1 से R डिस्टेंस दूर इस पॉइंट B पे क्या पोटेंशियल होगा? मैं बोल सकता हूँ इट विल बी नथिंग बट KQ1 बटा R। वही यहाँ पे आपको लिख रखा है, उसी को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, KQ1 बटा R मल्टीप्लाइड बाई Q2 मल्टीप्लाइड बाई Q2। तो ये मेरे पास मेरा एक्सप्रेशन आ गया KQ1 Q2 बटा R, जो कि आपको चाहिए था। तो मैं बोल सकता हूँ यार मेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था? वर्क डन वॉज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच कैन बी अगेन रिटन एज UF माइनस ऑफ UI। अब UI को क्या मैं बोल सकता हूँ? जीरो है, इनफाइनाइट पे हम वही मानते हैं। सो वर्क डन इज इक्वल टू UF इज इक्वल टू KQ1 Q2 बटा R। तो वही फॉर्मूला आ गया, U इज इक्वल टू KQ1 Q2 बटा R, जो कि मैंने नोट्स में आपको यहाँ पे ये लिख के दे भी रखा है। आई होप हमें डेरिवेशन भी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। जैसे NCERT में उतना खोल के नहीं बता रखा है, इसी चीज़ को बस लैंग्वेज में लिख दिया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे मैंने आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जाके भी वो चीज़ समझा दी है इन डेप्थ जाकर, राइट। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि 2020 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है कि देयर आर 3 पॉइंट चार्जेस, एक कूलम माइक्रो कूलम का, एक -1 का, एक 2 का। दे आर इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट मतलब इन तीनों चार्जों को मैं इन्फिनिटी से उठा के एक एक करके लेकर आया हूं। ये चीज मेरे को समझ में आ गई। कैलकुलेट द वर्क डन इन असेंबलिंग दीज चार्जेस। इन तीनों चार्जेस को असेंबल करने में कितना मेरे को वर्क डन करना पड़ा है वो बताओ। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना यार। क्या मैं बोल सकता हूँ ये तीनों चार्जेस कुछ इस प्रकार के होंगे। आपको ढूंढने कितने नंबर ऑफ पेयर चार्जेस हैं इसके अंदर। क्या मैं बोल सकता हूँ ये अपने आप में एक पेयर है? क्या मैं बोल सकता हूँ ये अपने आप में एक पेयर है? क्या मैं बोल सकता हूँ ये अपने आप में एक पेयर है? और अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आपने अगर एक पेयर आपके पास चार्जेस हैं तो उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है उसका फॉर्मूला निकाला है। क्या होता है? दिस इज नथिंग बट KQ1 Q2 बटा R। तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, ये जो 3 पेयर मैंने बनाए हैं, ये रहा आपका U12, फिर ये जो सेकंड पेयर मैं आपका बना रहा हूँ ये हो गया आपका U13, फिर ये जो थर्ड पेयर मैं आपका बना रहा हूँ ये आपका हो गया U23। चीज़ समझ में आ गई? ग्रेट।
अब इनका आपको फॉर्मूला पता ही है, ये जो मेरा k है, ये k मैंने तीनों का कॉमन ले लिया, तो अंदर मेरा क्या बच जाएगा, Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q1 Q3, राइट। आपको क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है इनकी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 1 को 2 से करना, 2 को 1 से करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -9 × 10⁻², ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब जनाब क्या मैं बोल सकता हूँ वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, UF माइनस UI होता है। वर्क डन आपका ये आ जाएगा क्योंकि UI तो यार इनिशियली आपका 0 होता ही है, तो मैं बेसिकली बोल सकता हूँ वर्क डन इज इक्वल टू -9 × 10⁻²। चीज़ क्लियर हो गई। तो पहले हमने U निकाल लिया, जैसे ही U निकाला तो मैंने बोला ओके U आपको पता है UI आपका 0 होता है, तो हम वर्क डन है उसको भी निकाल सकते हैं। ग्रेट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यार पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक क्या हो रहा था यार, अगर आप पिछले वाले सिनेरियो के अंदर देखोगे तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी दोनों सिस्टम की। मतलब अगर मैं 2 पॉइंट चार्जेस की बात कर रहा था जैसे कि Q1 और Q2, तो Q1 के ऊपर तो यार कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी ही नहीं, E = 0 था। और जब मैं Q2 को भी इधर लेके आ रहा था तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रही थी वो क्या मैं बोल सकता हूँ, Q1 की थी। तो एज सच कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, ये जो सिस्टम के जो 2 पार्टिकल हैं यही एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट कर रहे थे। ब्रह्मांड का कोई और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनके ऊपर नहीं लग रहा था। अब जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कि मान लो सबसे पहले इसके अंदर 2 केसेस हैं, जैसे पहला केस ये है, दूसरा केस ये है। पहला केस बड़ा सिंपल है, वो कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी बताओ ऑन अ सिंगल चार्ज कितनी होगी। मान लो एक पॉइंट A है, इस पॉइंट A का आपको पोटेंशियल भी पता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट A, और इस पॉइंट A के ऊपर मैंने एक चार्ज Q रख दिया, तो इसकी क्या आप एनर्जी बता सकते हो कितनी होगी। मैंने कहा बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, U = QV होता है, तो मैं बोल सकता हूँ U = Q इंटू पोटेंशियल ऑफ A। यहाँ पे VA की वैल्यू आपको पता होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से आपको कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन दे रखा होगा। साथ में हम ये फॉर्मूला भी जानते हैं, E = -dV/dr, राइट। चीज़ हमें समझ में आ रही है। तो आपको अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो उससे हम पोटेंशियल एट A निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकालते हैं, डरना मत, आप जैसे न्यूमेरिकल देखेंगे आपको या तो VA सीधा ही दे रखा होगा, नहीं तो कुछ इस प्रकार का होगा, E = -dV/dr, या फिर आपका सीधा E = ΔV/r। यहाँ पे आपको बाकी सारी चीज़ें पता होंगी और आप V निकाल पाओगे। पॉइंट बीइंग मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया इस फर्स्ट केस के अंदर, दिस इज नथिंग बट Q.VA, राइट, where VA is what, potential due to external field at that point। मैंने कहा ओके, ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे होंगे सेकंड केस का, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। क्या मतलब है इसका, स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूं। हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं सिस्टम की जिसके अंदर 2 चार्जेस है इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि 2 चार्जेस हैं आपके पास, पहला हो गया मान लो Q1, दूसरा हो गया आपके पास Q2, जो कि A और B पोजीशन पे हैं, R डिस्टेंस दूर हैं। तो ये जो सिस्टम है इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती थी, इसका हमने ये सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया था, विच वॉज K Q1 Q2/R। अब वो कह रहा है कि मान लो आपका A पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है वो है QA, B पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है वो है QB, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मान लो वो क्या है आपका, वो है R। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इनका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, K QA QB/R। ये मैंने कैसे लिखा, इस फॉर्मूले को यूज करके। पर अगर अब मैं ऊपर से ये और कह दूं क्या कि जनाब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और आ रही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और आ रही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और आ रही है, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और पोटेंशियल एनर्जी आएगी सिस्टम के अंदर। कैसे, क्योंकि मैं बोल सकता हूं कि इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये वाला पार्ट तो होगा ही, इसमें आप ऐड करो क्या, QA VA प्लस QB VB। भैया ये आपने क्यों ऐड किया, ये बेसिकली मैंने इसलिए ऐड करा क्योंकि क्या मैं नीचे आप जरा देखोगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो मेरा QA है, आप अपना फर्स्ट केस दोबारा अप्लाई करो कि अगर एक सिंगल चार्ज है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर तो उसके ऊपर कितना पोटेंशियल एनर्जी है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो सिमिलरली यहाँ पे ये दोनों चार्जेस हैं, इन दोनों को अगर मैं इंडिविजुअली देखूँ तो QA एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इस इंडिविजुअल चार्ज की वजह से मेरा QAVA वाली टर्म आ गई। ये जो QB वाला चार्ज है सेकेंड चार्ज, इसकी वजह से मेरी QBVB वाली टर्म आ गई, प्लस मेरा ये इनिशियल तो था ही विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, तो ये तो है जो उसका इंटरनल है, और ये दोनों जो आए हैं
ये आए हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। चीज़ समझ में आई? आई होप ये चीज़ हमें क्लियर हो गई होगी। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, जैसे ही अगर आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है, जैसे कि अगर आप यहाँ जाओगे एमसीक्यू पूछ लिया होगा, उन्हें पूछ लिया 2 चार्जेस है 7 कूलम और -2 कूलम, दे आर प्लेस्ड एट दीज कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स भी आपको दे दिए रिस्पेक्टिवली इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दे दी A/r², वेयर A इज इक्वल टू 9 × 10⁵, सारी वैल्यूज ही आपको दे दी, जिंदगी आसान कर दी। आपसे पूछा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पहली बात तो आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है वो? Q1V1 + Q2V2 + KQ1Q2/R12, ठीक है, वही चीज़ लिखी है जो हमने पिछले पेज पे यहाँ पर लिखी थी। ये सेम फॉर्मूला आपका यूज़ हो रहा होगा। अब आपको बस सब्स्टिट्यूट करते जाना है। अब हमें पता है यार मेरा E = क्या होता है, E = नथिंग बट -dV/dr, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, ये dr होगा। नेक्स्ट लाइन में इसको ठीक भी कर दिया है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ dV = क्या हो जाएगा, -(E/dr)। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जब मैं dV को इंटीग्रेट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, V मिल जाएगा। अब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आपको दे रखा है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड A/r² दे रखा है। तो मैं A/r² से जब सब्स्टिट्यूट करूँगा, A तो बाहर चला गया क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे यहाँ पे दे रखा है 9 × 10⁵, कांस्टेंट है तो मैं बाहर ले गया, और r² को मैं डिनोमिनेटर में ले गया। ग्रेट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, इसको आप करोगे तो ये आपको देता था क्या, -1/r। तो ये माइनस तो कट जाएगा, तो आपको V = A/r मिला। ग्रेट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यही बेसिकली आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया यार। अब तो सिंपल स्टेप है, आप सीधा मैथ्स कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। Q1 की जगह मैं क्या डाल दूंगा, 7 कूलम डाल दूंगा। Q2 की जगह मैं -2 कूलम डाल दूंगा। वही यहाँ पे करेंगे, 7 कूलम 2 कूलम वापस डाल दूंगा। ये VR1 और VR2 की वैल्यू अब आपको पता चल जाएगी। कैसे? मैंने कहा A/r1 कर देना प्लस A/r2 करोगे, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी किस प्रकार से हमने यहाँ पर करी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं जनाब। अब हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड के अंदर अगर मैं एक डाइपोल रख देता हूं, कि मान लो ये मेरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर मैंने एक डाइपोल रख दिया। डाइपोल मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, जो छोटे डिस्टेंस के बीच में रख रखे होते हैं, ठीक है। और ये मेरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरा डाइपोल हो गया। मान लो ये डाइपोल मेरे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ रैंडम एंगल थीटा बना रहा है। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस डाइपोल की इन एक्सटर्नल फील्ड, किस प्रकार से निकालें? क्या मैं बोल सकता हूं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था टॉर्क इज इक्वल टू P/E। यहाँ पे P क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, विच इज नथिंग बट चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑपोजिट चार्जेस, जो कि इस पर्टिकुलर केस में 2a है। तो बेसिकली P इज इक्वल टू Q2a हो गया हमारा, राइट। हमें पता ही है ये चीजें। तो P/E क्या हो गया, बेसिकली P sin थीटा। यहाँ पे ये थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो आपका डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट होता है यार ये आपका -q से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। आई होप आपको ये पता होगा। ये मेरी E थी, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा हो गया। ग्रेट। अब वर्क डन को क्या मैं बोल सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ dw। अब यार ये वर्क डन हम क्या कर रहे हैं, किस चीज का वर्क डन हम निकालने की प्रयत्न कर रहे हैं। आप एक चीज नोटिस करो, जब भी हम वर्क डन निकालते हैं, चाहे क्लास 11th में थे, तो जब मैं जमीन से पेन उठा रहा था तो जमीन का मैं क्या बोलता था, इनिशियल एनर्जी 0 है। चार्जेस के केस में मैं कहा मैं इन्फिनिटी से लेके आया हूं, इन्फिनिटी पे मैं बोलता था इनिशियल एनर्जी 0 है। अब यहां इस पर्टिकुलर केस में जब मैं वर्क डन दोबारा तरीके से डिराइव कर रहा हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है? मुझे एक ऐसा इनिशियल पोजीशन चाहिए जब मेरा पोटेंशियल एनर्जी 0 हो। वो इनिशियल पोजीशन होता है जब ये वाला, जब आपका जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे हो। भैया ये क्यों है, ये 2 मिनट में बता रहा हूँ। अगले पेज के ऊपर ही लिख रखा है, मैं इसलिए चलो बता भी दे देते हैं। वी टेक इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इक्वल टू 0 एट थीटा इक्वल टू π/2। क्यों? क्योंकि वर्क डन इन ब्रिंगिंग टू चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट एंड विल कैंसिल आउट इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। क्या कह रहे हैं कि इन्फिनिटी से अगर मैं एक चार्ज लाता हूं इस पॉइंट तक +q तक, और इन्फिनिटी से ही मैं एक चार्ज लाता हूं -q इस पॉइंट तक, तो होगा क्या, ये आपस में ही एक दूसरे को कट कर देंगे इसका वर्क डन। वही चीज यहां पे बोल रखा है, बिकॉज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टू चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट
एंड विल कैंसल आउट इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए हम मान रहे हैं कि इनिशियली जो मेरा डाइपोल है, मान लो इनिशियली वो कुछ ऐसे पड़ा है और इस पोजीशन से इसको मैं किसी भी थीटा एंगल वाली पोजीशन तक लेके जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ रहा होगा वो मैं निकाल रहा हूँ। तो शुरुआत में वो ऐसे है, ऐसे से 90 डिग्री से, अभी 90 डिग्री है, से कुछ एंगल थीटा समझ रहे हो, ये जो मेरे दोनों हाथ हैं इनके बीच में, तो ऐसे करने में मुझे कितना वर्क डन करना पड़ रहा है ये हमें यार निकालना है। तो मैंने कहा ओके करते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि छोटा सा वर्क डन विल बी इक्वल टू जो भी टॉर्क है प्लस इंटू डी थीटा मतलब छोटा सा एंगल जो हम उस तरफ हिले होंगे, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ टोटल वर्क डन दिस विल बी इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा, बेसिकली टॉर्क को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इसको जब करेंगे पीई में बाहर लेके आ गया, अंदर क्या बचा, साइन थीटा डी थीटा, एंगल मेरा क्या जाएगा थीटा नॉट से थीटा 1 तक। थीटा नॉट बेसिकली क्या है मेरा 90 डिग्री है, बेसिकली थीटा इनिशियली थीटा नॉट से इसको आप थीटा 1 मान लें। तो मैंने कहा ओके, साइन थीटा को जैसे इंटीग्रेट करते हैं माइनस कॉस थीटा आता है, तो मैंने कहा माइनस बाहर ले जाओ, माइनस पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये क्या है, दिस इज द वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ऐसे ही होता है, जब मैं नीचे से पेन उठाता था तो जो वर्क डन होता था वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मेट में स्टोर हो जाता था। जब मैं इनफाइनाइट से चार्ज लेके आता था, जो वर्क डन होता था वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता था। यहां पर भी जो डाइपोल है, इस डाइपोल को ऐसे से ऐसे करने में जो वर्क डन करा मैंने, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया है। मैंने कहा ओके। तब नेक्स्ट पेज पे जैसे ही जाते हैं तो वो कह रहा है देखो यार ui तो आपका 0 है ही, क्यों, क्योंकि इनिशियली हमने π/2 पे रखा था, π/2 पे रखा था। तो मान लो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके नीचे नेगेटिव चार्ज है। तो मैं इनफाइनाइट से यहाँ पर जब लेके आया और इनफाइनाइट से यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज लेके आया तो इनके वर्क डन क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ui मैंने 0 मान लिया। तो वर्क डन इक्वल टू uf माइनस ui, uf इक्वल टू क्या हो गया, ये तो मेरा 0 ही है, w के बराबर हो जाएगा, विच विल बी नथिंग बट माइनस पीई कॉस थीटा। क्या हुआ, ये वाला पार्ट तो कट गया, तो सिर्फ माइनस पीई कॉस थीटा बच गया। पीई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा को मैं डॉट प्रोडक्ट भी लिख सकता हूँ, तो u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। तो ये यार मेरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए आया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड का आ गया मेरा, माइनस ऑफ डाइपोल मोमेंट डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। आज का ये जो सेशन है यार, आज हम सिर्फ इतना ही कवर करने वाले होंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम पोलराइजेशन कवर कर रहे होंगे, कैपेसिटेंस के बारे में बात कर रहे होंगे, पीवाईक्यूज कर रहे होंगे एंड एमसीक्यू वगैरह होंगे, असर्शन रीजनिंग है उनको भी उसी के अंदर ही इंटीग्रेट कर देंगे। वीडियो अगर लंबा जाएगा तो एक छोटा सा पार्ट 3 बनाया जाएगा सिर्फ एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग वगैरह वाली चीज़ों के लिए। तो इसी के साथ यार आज का ये सेशन भी समाप्त करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको वही प्रैक्टिस करनी है, वीडियो पूरा देखें, जहां समझ में नहीं आता थोड़ा सा बैक जाएं, फिर से देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये जो स्लाइड्स हैं यार, ये मैं अलग से फिर से आपको बनाता हूं जिससे कि आपको और बेहतरीन चीज़ें समझ में आ पाएँ। जो एनसीईआरटी में डेरिवेशन दी हैं, नोट्स में जो दी हैं, उनके बियॉन्ड जाके मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो जो नोट्स हैं वो सफिशिएंट है, वो एग्जैक्ट वो लैंग्वेज है जो आपको पेपर में लिख के आनी है। और ये जो पीपीटीज मैंने आपको एडिशनल बनाई हैं, नोट्स आपके यहाँ पे जो मैं ब्लैक स्क्रीन पे इस्तेमाल करता हूँ, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बन रहे होते हैं। एक बच्चे ने जैसे कल ही एक अच्छा चीज़ बताया कि भैया टाइम स्टैम्प्स और दे दिया करो वीडियो के साथ। तो जैसे ही अब कोई वीडियो डल जाएगा उसके अगले एक दिन के अंदर टाइम स्टैम्प्स भी आपके आ रहे होंगे, ठीक है। शुरुआत के दो चैप्टर हैं, उनके टाइम स्टैम्प्स बन चुके हैं। सिमिलरली एक दिन भी मैंने ज़्यादा लेके बताया कि इन केस अपलोड करते ही आपको नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, वो आ रहे होंगे, ठीक है। बाकी कोशिश करेंगे अपलोड के टाइम ही डल जाए, पर काफ़ी बार लेट हो रहे होते हैं, बहुत समय होता नहीं है, कभी कभी पूरे लेक्चर से जाके आप टाइम स्टैम्प बनाएं, पर एक दिन के अंदर आपके ज़रूर बन रहे होंगे और इसे और फास्ट मैं आप लोगों के लिए करवा दूंगा। तो तब तक के लिए जनाब चलते हैं, सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। और हर दिन को बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करना है, नींद नहीं आनी चाहिए, मतलब फालतू काम में बिल्कुल भी हमें समय नहीं दिखाना है, ठीक है। आपका अब गोल हो जाना चाहिए कि यार ओके, 1 साल बाद मैं अपने साथ ये कर रहा हूँ, ये फटलाना है एंट्रेंस एग्जाम। एक स्टूडेंट अपनी औकात, अभी आप और कुछ तो नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते यार, अपनी औकात आज के दिन अगर आपको बढ़ानी है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में अपना अच्छा स्कोर करना है। अगर आपके आज तक 60% आते थे, मैं अब इससे यार मैं 90 के ऊपर लेके आऊँगा। आपके 90 आते थे, मैं 95 के ऊपर लाऊंगा। इनफैक्ट आपके 70 आते थे, आप टारगेट 100 का लो,
ऐसा कभी मत सोचना यार मेरे तो आज तक 80 से ऊपर नहीं आया, मेरे तो आज तक 90 से ऊपर नहीं आया, पता नहीं मैं 98 99% ला पाऊंगा। अरे ज़रूर ला पाओगे, क्यों नहीं ला पाओगे, कौन रोक रहा है। बहुत आसान है ये सारी चीज़ें। जो भी आप पढ़ रहे हो पहली बार हो सकता है आपको काफ़ी बार चीज़ें नहीं लगे, इनको जब आप 5 से 6 बार रिवाइज कर लोगे, सैम्पल पेपर निकल जाएंगे, आप बोलोगे अरे यार कुछ था ही नहीं, क्योंकि एक पॉइंट के बाद बहुत लिमिटेड है ये, आप रट लोगे, रट जाएगा, इतने रिविजन के बाद रट जाता है आप सबको, अब ना चाहते हुए भी रट जाएगा जैसे ही साल खत्म हो रहा होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जनाब चलते हैं। सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।